पीहू, इंसान के सुख दुख उसके मरने के बाद उसके साथ ही खत्म हो जाते हैं। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है पीहू। अत्याचार करना गलत है, लेकिन अत्याचार सहना भी गलत है। जुर्म करना और जुर्म को छिपाना दोनों ही अपराध हैं। और जुर्म को छिपाना उस बीज की तरह से है जो एक और जुर्म को जन्म देता है, उसके पनपने की संभावना को बढ़ा देता है। और जिस किसी से भी अपराध होता है वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी भविष्य में खतरे के बीज बो देता है। और अपराध की ये फसल जब कटती है तो कई जिंदगियां, कई परिवार इसकी भेंट चढ़ जाते हैं। ऐसे ही मूक दर्शक बनने और उसके घातक परिणाम भुगतने की कहानी कहता है हमारा आज का ये क्राइम पेट्रोल डायल 100 का एपिसोड। मैम, यहाँ पड़ी लाश को देखकर किसी ने कंट्रोल रूम में फोन किया था। जब हम यहाँ पहुंचे तो हमने देखा कि 18-19 साल के लड़के की लाश पड़ी है। राणे, आसपास कुछ वेपन मिला? नहीं मैम, हम लोग आसपास ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी तक कोई वेपन मिला नहीं है। हाँ, इसके पास से एक आईडी मिली है। इस लड़के का नाम अमन सिरके और इस आईडी के मुताबिक इसकी उम्र 20 साल है। ये यहाँ बैक रोड पे क्या कर रहा था? कुछ पता नहीं चला मैम, लेकिन हाँ एक बात और, इसके पास से एक चिट्ठी भी मिली है। ये इंसान नहीं हैवान है, बलात्कारी है। इसने एक मासूम लड़की का बलात्कार किया है। इसे जीने का कोई हक नहीं है। संस्कृति रक्षक, संस्कृति रक्षक, ये क्या बकवास है? मैम, मुझे लगता है जिन लोगों ने इसका खून किया उन्होंने ये चिट्ठी इसके पास रखी है। वो पुलिस और लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये आदमी रेपिस्ट था और उन्होंने इसे सजा दी है। पीहू, ये क्या है? हिंदुस्तान का नक्शा बनाया तूने? पता है कि तेरा भैया ये रोटी भी खुशी से खा लेगा, लेकिन है कहाँ वो? अब तक नहीं आया। लगता है आज भी ओवर टाइम कर रहा हो। आ गया। अच्छा, वो बड़ी लंबी उम्र है तेरी। अभी तेरी बात निकाली और तू आ गया। आजा। देखिए, अमन की डेड बॉडी हमें मलाड के बैक रोड पे मिली थी। आप बता सकती है वो वहाँ क्या करने गया था? मुझे नहीं पता मैडम। उसकी कोई गर्लफ्रेंड या फिर उसका कोई अफेयर चल रहा था? वो ऐसा लड़का नहीं था मैडम। देखिए, जहाँ से हमें अमन की डेड बॉडी मिली है वहीं एक चिट्ठी भी मिली है और चिट्ठी पर साफ साफ लिखा है अमन ने किसी लड़की का रेप किया है। एक मिनट, ये क्या कहना चाह रही है आप बताएंगी? ये कह रही है कि मेरा भाई रेप नहीं कर सकता है। मैडम, अब ये क्या कर रही है? मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। बाजा भूल गया तो श्रावण बाड़ा सर का होता। उसने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने सर पर उठा रखी थी। उसके बाबा के जाने के बाद वही सब करता था मैडम। वो ऐसा नहीं कर सकता है। मुझे पता है कि तू आगे पढ़ना चाहती, लेकिन पढ़ाई के लिए बेटा पैसे चाहिए। हमारे पास नहीं है। तुझे कैसे पढ़ाएंगे बोल? पीहू, तू स्कूल जरूर जाएगी, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। तुझे डॉक्टर बनना है ना? तू बनेगी तू डॉक्टर, मैं नौकरी करूंगा,
मैं दिन रात मेहनत करूंगा। आई, पीयू डॉक्टर जरूर बनेगी। आई, अपने हंसने खेलने पढ़ाई करने की उम्र में उसने नौकरी पसंद की। पता है क्यों? क्योंकि वो हम दोनों की सेवा कर सके, हमें पैसों की कभी कमी ना हो। वो ऐसा नहीं कर सकता। कल अमन कहाँ पर था? मुझे नहीं पता मैडम। शाम को 5 बजे वो घर से निकलता था। उसकी रात की शिफ्ट होती थी। सुबह 4-5 बजे आ जाता था। कभी अगर ज्यादा काम हुआ तो थोड़ी बहुत देरी हो जाती थी। हमें लगा आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। नहीं आया। मैम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अमन की मौत उसके सर पर किसी नुकीले पत्थर से वार की वजह से हुई है और उसकी मौत 2 से 4 के बीच हुई है। एक बात और मैम, उसकी बॉडी में शराब मिली है, वो भी अच्छी खासी मात्रा में। लेकिन ये इतनी शराब पी के वो बैक रोड गया क्यों था? हो सकता है अमन किसी के साथ बैक रोड गया हो और जिसके साथ गया है उसी ने उसका खून किया और खून करने के बाद चिट्ठी भी लिख छोड़ी। मैम, अगर हम चिट्ठी पर गौर करें तो अमन की मौत रेप की वजह से हुई। तब पॉसिबल है कि वो लड़की को अच्छी तरह से जानता हो और उसका खून उसके रिश्तेदार या फिर उसके दोस्तों ने किया हो। या हो सकता है खुद लड़की ने किया हो। उसने अमन को शराब पिलाई, वहां लेकर गई, बेहोश किया और उसके बाद में उसका कत्ल किया। ये सारी पॉसिबिलिटीज चेक करने के लिए हमें उस लड़की तक पहुंचना होगा जो रेप विक्टिम है और अमन की जानकारी में है। यार एक काम करो, ये अमर के कांटेक्ट में जितनी भी लड़कियां हैं सबके कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशंस निकालो। अगर अमन ने रेप किया है तो लड़की इसी में से कोई ना कोई होगी। ओके मैम। ये शायद पुलिस के लिए भी अपनी तरह का पहला केस था जहां तथाकथित अपराधी के तौर पर एक लाश मिली थी और अब पुलिस को उस लड़की को ढूंढना था जो इसकी शिकार बनी थी। बेशक अमन के बलात्कारी होने के सबूत के नाम पर उसकी जेब से सिर्फ एक चिट्ठी मिली थी, लेकिन पुलिस इस संभावना से इनकार नहीं कर सकती थी कि अमन शायद वाकई में ही बलात्कारी हो। बावजूद इसके कि जिसने ये चिट्ठी लिखी थी वो खुद भी एक अपराधी था और उसी ने अमन का खून किया था। और ये संस्कृति का रक्षक कौन था? कौन हो सकता था वो? कोई समाज सुधारक या खुद वो लड़की या फिर उसका कोई दोस्त या रिश्तेदार, या सिर्फ ये एक चाल थी पुलिस को गुमराह करने के लिए? मैम, ये वो 5 लड़कियां हैं जो अमन के कॉल रिकॉर्ड से मिली हैं, जिनके साथ वो रेगुलर टच में था। ये है रेनी जो उसके कॉल सेंटर में हेड थी, दीपा और प्रिया उसकी कलीग थी, और मैम ये है गुंजन उसकी कॉलेज फ्रेंड। ये सांझ है जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अभी भी दोनों एक दूसरे के टच में थे। ये अमन की माँ को सांझ के बारे में पता नहीं था? नहीं मैम, हमने अमन के कॉल सेंटर से भी पता किया था, तो पता चला कि वहां से रात को 8 बजे तबीयत खराब करके निकला था। तभी उसे बोरीवली से आईसी कॉलोनी के पास से एक पीसी से कॉल आया और उसके मोबाइल लोकेशन के मुताबिक उसकी लास्ट लोकेशन मलाड वेस्ट बैक रोड ही थी। अमन के बॉडी से शराब मिली, तो इसका मतलब है उसने मलाड, नायगांव या फिर बोरीवली में से किसी वाइन शॉप से शराब खरीदी थी या फिर वहां के किसी बार में शराब पी। एक काम करो, ये तीनों एरिया के वाइन शॉप और बार सबके सीसीटीवी फुटेज निकालो, देखो उसके साथ कोई है या नहीं है। हो सकता है ये रेप की बात एक कहानी हो और ये संस्कृति रक्षक के नाम पे हमें कोई गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, या हो सकता है बात सच भी हो। जो भी हो, दोनों सूरतों में खूनी को तो ढूंढना पड़ेगा। और निर्मला बहन, ये क्या छपा अखबार में? आपके बेटे अमन ने किसी लड़की का रेप किया था? नहीं, उन्हें कोई गलतफहमी हुई है। अगर ये बात सच निकली ना तो तुमको ये घर खाली करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे रेपिस्ट फैमिली को अपने घर में कभी नहीं रहने दूंगा। आती हूँ। क्या हुआ पीहू? हाँ? पीहू, क्या हुआ? बोल। पीहू, समझ नहीं आया, बता क्या हुआ? पीहू, पीहू, ये किसने किया बेटा?
मुझे मारिए, हाँ? मुझे मारिए। अब तुझे पता चलेगा तेरे भाई ने क्या किया है। देखा इसको, देखो, हाँ? तेरा भाई किसी की भी इज्जत लूट सकता है और मैंने सिर्फ इसको हाथ लगाया तो रोने लगी तू, हाँ? मैम, ये मलाड के वाइन शॉप का फुटेज है। इसके बाद ये मलाड के बैक रोड पर गया जहाँ कोई सीसीटीवी नहीं है। रानी, ये तो कंफर्म है कि ये अकेला नहीं था और जिसने भी खून किया है वो बहुत स्मार्ट है। उसने अमन को पहले खूब घुमाया और उसके बाद में उस एरिया में लेके गया जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं है। तो अब क्या करें मैम? इससे तो हमारे हाथ कुछ लगा नहीं। सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि अमन ने किसी का रेप किया था भी या नहीं। ये रीनी का घर है, हमें उससे कुछ बात करनी है। अमन ऑफिस में मेरा सबऑर्डिनेट था। क्या तुम अमन से रेगुलरली फोन पर बात करती थी, मिलती थी उससे? जी हाँ, एक्चुअली हम सेम ऑफिस में काम करते थे तो काम के सिलसिले में उससे मिलना भी पड़ता था और फोन पे बात भी करनी पड़ती थी। देखो, डरो नहीं, हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते, बस कुछ सवालों के जवाब चाहिए। ये अमन लड़का कैसा था, बिहेवियर कैसा था उसका? अच्छा लड़का था वो और उसका बिहेवियर भी सबके साथ अच्छा था। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? अमन ने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करने की कोशिश की थी? एक्चुअली अमन के डेड बॉडी के पास हमें एक चिट्ठी मिली है, उसमें साफ साफ लिखा है अमन ने किसी लड़की का रेप किया था। रुकिए, रुकिए। ये क्या बेहुदा सवाल कर रहे हैं आप मेरी बेटी से? देखिए, आप कानूनी कार्रवाई में दखल मत दीजिए। हम कोई मन से सवाल नहीं पूछ रहे, किसी की जिंदगी गई है उस सिलसिले में बात कर रहे हैं। और अगर सवाल पूछा जाता है तो उसका जवाब देना पड़ेगा। आप भी समझा कीजिए। बोलो, अमन ने कभी तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी? नहीं की थी। मैम, अमन मेरा क्लासमेट था और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। मुझे बहुत बुरा लगा था जब उसके पापा की डेथ के बाद उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। यार, तू क्या कर रहा है अपनी लाइफ के साथ? मत छोड़ पढ़ाई। और ये कॉल सेंटर जॉब का कोई फ्यूचर है क्या? मैं बोल रही हूँ ना, पढ़ाई वापस शुरू कर। हाँ, लेकिन नहीं कर सकता यार, घर वालों की जिम्मेदारी है। और अब तो मेरा सिर्फ एक ही सपना है कि पीयू के सपने को पूरा करूँ, उसे डॉक्टर जो बनाना है। अमन ने आपके साथ कभी कोई बदतमीजी की या फिर कोई ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की थी? नहीं मैम, ऐसे तो कभी नहीं हुआ। मैम, अमन के बारे में अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है उससे तो यही लगता है कि वो एक अच्छा लड़का था, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता था। मुझे नहीं लगता कि वो रेप जैसी घिनौनी हरकत कर सकता है। और अगर कर सकता है तो मुझे शक है वो लड़की शायद रेने हो सकती है। और ये संस्कृति रक्षक कौन है इसका भी पता लगाना चाहिए हमें। रेने और संस्कृति रक्षक, इनमें क्या कनेक्शन है वो भी देखते हैं। लेकिन राणे, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले ये सांझ से मिलना बहुत जरूरी है। जी मैम। साला रेपिस्ट, अच्छा हुआ मर गया। चल। ये क्या बात हुई? जिसको मरना था वो तो मर गया, आप लोग यहाँ पे आके क्यों तमाशा कर रहे हैं? और मेरी बेटी को क्यों वैसे ड्रेस में?
इन सब में मेरी बेटी का कुछ लेना देना नहीं है। देखिए, हम किसी को घसीट नहीं रहे, ड्यूटी कर रहे हैं हमारी। और जहां से अमन की डेड बॉडी मिली है वहीं से चिट्ठी भी मिली थी, और चिट्ठी में साफ साफ लिखा है उसने किसी लड़की का रेप किया था। और अगर वाकई अमन ने रेप किया है तो वो लड़की और उसकी फैमिली सस्पेक्ट बनते हैं, समझा? मैम, अमन बहुत अच्छा लड़का था, उसने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है। मैं मानती हूँ कि हमारा अफेयर था, लेकिन बाद में ब्रेकअप हो गया था। मैम, अगर लड़कियों के बयान पर भरोसा करें तो इनमें से तो कोई नहीं है जिनके साथ अमन ने रेप तो क्या, छेड़खानी भी किया हो। रानी, लेकिन हम यकीन के साथ नहीं कह सकते कि इनमें से किसी लड़की का रेप नहीं हुआ है या फिर अमन ने वाकई रेप किया है। रेप केसेस में मोस्टली प्रॉब्लम यही होती है कि लड़कियां सामने नहीं आती है, कंप्लेंट तक दर्ज नहीं करवाती है। मुझे तो अब भी उस पहली वाली लड़की पर शक है, रेने। वो हमसे जरूर कुछ छुपा रही है। हेलो, ओके, ठीक है। मैम, सिटी हॉस्पिटल में अटेम्प्ट टू सुसाइड का केस आया है। अभी भी जो सुसाइड अटेम्प्ट का केस आया है उस पेशेंट का नाम क्या है? सर, पेशेंट का नाम रेने डिसूजा है। इसका मतलब है हमारा शक सही निकला। अमन ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी? नहीं, अमन ने मेरे साथ कोई जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की थी। एक्चुअली मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ जो दूसरे रिलीजन का है। मेरे मॉम डैड को पसंद नहीं था कि मैं किसी और रिलीजन में शादी मनाऊं, इसलिए वो मेरी शादी जबरदस्ती किसी और लड़के के साथ करवाना चाहते थे। और अमन तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मैं उससे हर बात शेयर करती थी और वो मुझे एडवाइस भी देता था। राणा, इन 5 लड़कियों में से कोई नहीं है। इसका मतलब है जिस लड़की पर रेप किया गया है उसका नंबर कॉल रिकॉर्ड्स में नहीं है। हो सकता है वो या तो जान पहचान वाली हो या फिर आस पड़ोस वाली। ये 90% रेप केसेस में प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं, जिसको बाद में अबॉर्ट करवाया जाता है। ये जनकल्याण नगर और आसपास के एरिया में जितने भी क्लिनिक्स हैं, सबका 6 महीने का डेटा निकालो, देखो कोई अबॉर्शन हुआ है कि नहीं। ओके मैम। मैम, मालवानी एरिया नंबर 2 से कॉल आया था, उस एरिया में एक मर्डर हुआ है। सबसे पहले किसने देखी बॉडी? मैडम, वो साफ सफाई करने वाली। कब देखा आपने बॉडी को? साहब, मैं सुबह झाड़ू मारने आई तो एक लाश यहाँ पड़ी थी। इसके अलावा और कुछ आप लोगों ने? सर, ये पत्थर उस गटर में मिला है। मैम, ये पत्थर मिला है, इस पर खून का निशान है, लगता है इसी से इसको मारा गया है। इसके दारू ने कितनों की जान ली है, इसे जीने का कोई हक नहीं है। संस्कृति की रक्षा के लिए इसका मरना जरूरी है। आपका संस्कृति रक्षक? ये संस्कृति रक्षक कौन है जो कानून हाथ में लेके लोगों को मार रहा है? बॉडी की इंफॉर्मेशन निकालो, शिनाख्त करने के लिए जरूरी है। इसके पास कुछ आईडी तो मिला नहीं है, ये आसपास के एरिया में रहता होगा, शायद इलीगल दारू का काम करता हो, कोई ना कोई जरूर पहचानता होगा। ये कौन है? मैम, इस एरिया की सेल्फ अक्लेम्ड सोशल वर्कर है, किसी एनजीओ वगैरह के लिए नहीं, बस अपने मन से ही खुद को सोशल वर्कर बन के घूमती है। प्रभा देशमुख नाम है इसका। आप पहचानती है इसे? अरे इसे कौन नहीं पहचानता, दीना नाम है याचं, हमारे यहाँ गावठी दारू बेचता था, अच्छा हुआ साला मर गया।
इसकी दारू पी के ना कितने लोग बीमार पड़े, कितने कितने मर गए। जिसने भी मारा होगा ना इसको, बहुत पुण्य का काम किया है। कितने लोग मरते और पता नहीं। अमन के कत्ल के बाद दीना की लाश मिली और उसके पास भी एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था कि किसी संस्कृति के रक्षक ने उसके बुरे कर्मों के लिए और संस्कृति की रक्षा करने के लिए दीना का कत्ल कर दिया है। क्या वाकई ये किसी संस्कृति सुधार गिरोह का काम था जो कानून को अपने हाथ में लेकर न्याय के नाम पर अपराध कर रहा था? और इस संस्कृति रक्षक को निर्मला और उसकी बेटी की यातनाएं नहीं दिखी जब लोग बेजुबान पीहू को सरेआम बेइज्जत कर रहे थे? ऐसे ढेरों सवाल थे जिनके जवाब अभी ढूंढने थे और हासिल ये था कि पुलिस के पास फिलहाल कोई संदिग्ध तक नहीं था। मैम, दीना शिंदे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसके सर के पीछे किसी नुकीले पत्थर से हमला किया गया। इसका मतलब है दीना और अमन दोनों का खून एक ही तरीके से किया गया है। दोनों को पीछे से पत्थर मारा गया और फिर चिट्ठी छोड़ी गई। ये दोनों हैंडराइटिंग्स तो अलग अलग है। इसका मतलब है दो अलग इंसानों ने ये लेटर लिखे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी गैंग का काम है? मैम, मैंने मालवानी के क्लिनिक में पता किया तो पता चला कि 19 साल की सना नाम की एक लड़की का अबॉर्शन करवाया गया था। यह सना के घर का एड्रेस। कदम, ये दीना के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन ट्रैक करो। ओके मैम। राणे, इस एड्रेस पे चलते हैं। यस मैम। अरे मैडम, कितनी बार बोलूं, ये मेरा ही घर है और यहाँ कोई सना नहीं रहती है। देखिए, हो सकता है लड़की का नाम कुछ और हो। आपकी बेटी का नाम क्या है? मैडम जी, मेरी कोई बेटी ही नहीं है। राणे, ये क्लिनिक में बदनामी से बचने के लिए उसने गलत एड्रेस लिखवाया है और मुझे तो लगता है सना नाम भी गलत है। एक काम करो, क्लिनिक का सीसीटीवी फुटेज निकालो, लड़की का स्केच बनाओ, खबरियों को दो, सबको काम पे लगाओ। जी मैम। पीहू, मैंने बोला था ना तुझे, तू बाहर जाएगी तो वो लोग तुम्हारे साथ कुछ करेंगे। मैम, क्लिनिक के सीसीटीवी में जो लड़की दिख रही थी उसका पता हमारे खबरी ने लगा लिया है। उस लड़की का नाम सनानी नीलम है। वो जनकल्याण नगर में ही रहती है। और हमारे खबरी ने एक और इन्फॉर्मेशन दी है कि जनकल्याण नगर में ही 15-16 साल की एक और लड़की रहती थी, सुनहरी नाम की, जो अपने मौसी मौसा के घर रहती थी। पिछले 2 महीनों से गायब है मैम। मैं देखता हूँ। सुनहरी आप ही की भतीजी है ना? उससे बात करनी है हमें, बुलाइए। सुनहरी यहाँ नहीं रहती। आपके अलावा उसका कोई है भी नहीं, अनाथ है वो। यहाँ नहीं है मतलब क्या? वो जिसके साथ भाग गई है ना, आप उससे पता कीजिए। अच्छा, तो आपको ये भी नहीं पता है कि वो किसके साथ भाग गई है? आपको कोई चिंता ही नहीं है उसकी? पुलिस में कंप्लेंट तक नहीं दर्ज करवाई आपने? मैडम, उसके भागने से हमारी बहुत बदनामी हुई है। आप अब ये चाहती है कि मैं खुद ढिंडोरा पीटूं ताकि जिनको पता नहीं उनको भी पता चल जाए और हम कहीं मुंह दिखाने के लायक ना रहे? देखिए मैडम, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप चले जाइए यहाँ से प्लीज़। राणे, ये सुनहरी की जितनी ज़्यादा हो सके इन्फॉर्मेशन निकालो। उसके परिवार को तो उसकी कुछ चिंता है नहीं। हो सकता है वो प्रेग्नेंट हो और यही रीज़न हो उसके गायब होने का। और मैडम,
काय चाललंय तुमचं? देखिए, जिसका बलात्कार हुआ उसे उसी वक्त न्याय मिल गया था जब अमन की मौत हुई। फिर क्यों आप मेरे एरिया में आके घर घर जाके लड़कियों को परेशान कर रहे हो? अमन और दीना जैसे लोगों को मरना ही जरूरी है। उनके कातिलों को ढूंढ के आपको क्या फायदा? देखिए, अमन और दीना ने अगर गुनाह किया है तो उसके लिए कानून है। इस तरह कानून हाथ में नहीं ले सकता है कोई। और अपराधी चाहे संस्कृति रक्षक हो या भक्षक, अपराधी अपराधी होता है, उसकी जगह जेल में होती है। वैसे आप क्यों पैरवी कर रही है खूनी की? आप भी संस्कृति रक्षक है क्या? मैं किसी की रक्षक विक्षक नहीं हूँ और मुझे इसमें फंसाना भी मत। और मुझे ना ऐरा गैरा मत समझिए, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। हाँ तो ठीक है, जाइए ऊपर तक जाइए, इन्वेस्टिगेशन बंद करने का ऑर्डर लेके आइए। लेकिन याद रखना, हम भी उस इंसान से अच्छी तरह निपटेंगे जो कानून के आड़े आ रहा है। मैम, दीना के कॉल रिकॉर्ड में ज़्यादातर नंबर उससे काम से रिलेटेड लोगों के हैं, लेकिन मैम एक ऐसा नंबर सामने है जिससे दीना लगातार कांटेक्ट में था, और एक कॉल तो उसकी मर्डर के जस्ट पहले आया है। किसका नंबर है? मैम, किसी राधे के नाम रजिस्टर्ड है। हाँ मैडम, दीना से मेरी बात होती थी। उसने मुझसे पैसा लिया था जो वापस नहीं कर रहा था, और उस रात भी मैंने उसे पैसे के लिए ही फ़ोन किया था। तो अबे अभी दिमाग मत सरका, मैंने बोला ना पैसा दूंगा करके। अरे कितने साल से हम काम कर रहे हैं, अरे कुछ तो भरोसा होना चाहिए ना। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने उस पर हमला किया होगा। मैं हेलो हेलो कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद अपने आप फ़ोन कट गया, और अगले दिन मुझे पता चला कि किसी ने दीना का खून कर दिया। उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी? गलत काम करने वालों का दुश्मन तो उनका काम ही होता है। एक हो तो बोलूँ ना, पता नहीं कितने लोगों के साथ पंगा लिया था उसने। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन शहर के बाहर मत जाना। जी। सुनेरी के मामले में कुछ क्लू मिला? हाँ मैम, मैंने सुनेरी की पड़ोसियों से पूछताछ की। थोड़ा सा पेट तो निकला था उसका साहब, दुपट्टे से छुपाते थे। पर साहब, आजकल ये सब कहाँ छुपता है? हाँ साहब, वो माँ बनने वाली थी और इसीलिए उसे हमने घर से निकाल दिया। रानी, सुनेरी की फैमिली ने पहले कहा था कि सुनेरी भाग गई है। उसके बाद में उन्होंने कहा वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। ये लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं? कहीं कोई और मामला तो नहीं है? मैम, दीना के पड़ोसी से बातचीत की है। मैम, पता चला है कि दीना और प्रभा देशमुख, इन दोनों की आपस में बनती नहीं थी। उन दोनों में काफ़ी झगड़े भी हुए हैं। ये प्रभा तो अपनी मर्जी से लीडर और समाज सेवक होकर घूम रही है ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोगों के नजर में अपनी इमेज अच्छी करने के लिए खून कर रही है? ये अमन और प्रभा दोनों का क्या कनेक्शन है, पता करो जरा। हेलो, क्या? भाई भाई रुको, भाई भाई कैसे आप बॉडी नहीं ले सकते। मैम, देखने से तो लग रहा है कि इसका मर्डर भी अमन और दीना की तरह किया गया है। सर के पीछे किसी नुकीली चीज से हमला किया गया है। अगर ये तीनों का खून एक ही इंसान ने किया तो इसके पास भी जरूर कोई चिट्ठी मिलेगी। बॉडी चेक करा जरा, बगा चिट्ठी है का? आसपास देखो कहीं चिट्ठी है या नहीं। चेहरे पे मुखौटा था इसके, दोधारी बनकर घूम रही थी, समाज सेवा दिखावा था। ये मासूम लड़कियों का देह व्यापार करती थी। संस्कृति के रक्षा के लिए इसका मरना जरूरी था। संस्कृति रक्षक। मैम, प्रभा देशमुख की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही आया है। मैम, इसके सर पर भी किसी नुकीले पत्थर से हमला हुआ, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई। ये अमन के सर पर नुकीले पत्थर से वार करना तो समझ में आता है, क्योंकि वो पत्थर वहां पर पड़े थे। लेकिन प्रभा और दीना की बॉडी जहां से मिली वहां तो ऐसे पत्थर थे नहीं। तो क्या खूनी पत्थर कहीं और से लेकर आया था? राणे, एक काम करा, कहीं आसपास अगर रोड बनने का काम शुरू है तो देखो, और अगर शुरू है तो वहां की सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ, शायद कोई सुराग मिल जाए। यस मैम। मैम, कहीं ऐसा तो नहीं कि खूनी पहला खून करने के बाद उसी तरीके को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है? हो सकता है। कदम, ये प्रभा के बैंक और कॉल रिकॉर्ड्स आ गए? आ गए मैम, और दोनों को मैंने चेक भी कर लिया है। मैम, जो चिट्ठी हमें मिली थी उसके हिसाब से तो लग रहा है कि प्रभा देशमुख वाकई समाज सेवक होने का नाटक कर रही थी। मैम, कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से उसके अमीर लोगों और टॉप ग्रेड ऑफिसर से कांटेक्ट रहे हैं। अक्सर वही लोग इसके अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर करते थे। मैम, नेतागिरी के कारण अनाथ आश्रम और विधवा आश्रम दोनों जगह इसके कांटेक्ट थे, और वहीं से ये लड़कियां भी सप्लाई करती थी। ये प्रभा का सारा पास्ट और प्रेजेंट निकालो, और देखो दीना और प्रभा के बीच में कहीं कोई लिंक मिलती है या नहीं। ओके मैम। हम पुलिस के पास तो चले जाएंगे बेटा, पुलिस आकर उन्हें धमका भी देगी।
लेकिन फिर वो हमारा जीना हराम कर देंगे। अच्छा नहीं होगा, नहीं जा सकते। ले ले दे। पहले किसको उठाऊं, माँ को या बेटी को? लेकिन ये कौन है, दिख नहीं रहा है इसका चेहरा ठीक से। ओनर की इन्फॉर्मेशन निकाली? यस मैम, मैम राधे की कार है। जब हमने राधे के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली तो पता चला कि ये कार राधे के नाम रजिस्टर्ड है। लेकिन मैम राधे डायरेक्ट प्रभा के कांटेक्ट में नहीं था, बल्कि उसका ड्राइवर इससे डील कर रहा था। जबकि मैम राधे रीमा के कांटेक्ट में था। मैम मुझे लगता है कि ये मर्डर राधे के ड्राइवर ने किया है। इंसान के सुख दुख उसके मरने के बाद उसके साथ ही खत्म हो जाते हैं। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है पीयू, ये लोग हमें जीने नहीं देंगे। राधे का ड्राइवर है ना तू? हाँ। घर में कौन कौन है तेरे? घर में आई बाबा, बीबी और 2 छोटी छोटी बेटी है। ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया ना। अब तो जेल में सड़ेगा ना, तो उनका ध्यान कौन रखेगा? मैं क्यों जाऊंगा जेल में? मैडम कुछ भी नहीं किया। एक नहीं 3 खून किए तूने। सबूत है हमारे पास। जिस पत्थर से वार हुआ है वो नुकीला पत्थर तूने उठाया था। इससे पूछताछ करने की जरूरत नहीं है, जुर्म साबित हो चुका है। अंदर डालो इसे। नहीं मैडम 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 तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं, मैंने कुछ भी खून नहीं किया है। वो प्रभा है ना, प्रभा, वो राधे साहब को लड़कियां सप्लाई करती थी, अलग अलग होटल में लाती थी। मैडम मैं खाली पैसा वसूल करने का काम करता था, वो भी राधे साहब बोलते तभी। और जिस दिन दीना का खून हुआ ना, उस दिन मैंने कॉल किया है, राधे साहब ने नहीं। हेलो दीना भाई, और राधे साहब के पैसे का क्या हुआ? अरे मुझे बोले तो वो पूछने के लिए, कब देंगे आप पैसे? तो फिर राधे ने झूठ क्यों बोला था कि कॉल उसने किया था दीना को? मैडम मेरा ड्राइवर झूठ बोल रहा है। झूठ वो नहीं, तू बोल रहा है। हमारे पास उन सारे होटल का फुटेज है जहाँ से तू प्रभा से लड़कियां मंगवाता था। चलो मान लिया मैं लड़कियां मंगवाता था, ये भी मान लिया कि ड्राइवर ने दीना को फोन किया था, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि खून मैंने किया है। ये भी साबित होता है, क्योंकि हमारे पास वो भी फुटेज है जहां तूने नुकीला पत्थर उठाया था। देख इसे। ये मैं नहीं मैडम, मेरा ड्राइवर है। तेरा ड्राइवर तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अभी अभी तूने कहा कि तेरे मोबाइल से तेरे ड्राइवर ने दीना को फोन किया था, और तेरे मोबाइल का लोकेशन कांदीवली का है, और ये फुटेज दीना के मर्डर के 10 मिनट पहले का है। अब 10 मिनट में तेरा ड्राइवर मालाड़ मालवनी करके खून करके निकल तो नहीं सकता है। अब तू सच बोलेगा या मार खाकर सच बोलेगा? राणे नहीं बता दो मैडम, प्रभा और दीना दोनों को मैंने ही मारा। प्रभा रोज लड़कियां सप्लाई करने का पैसा बढ़ा रही थी, ब्लैकमेल कर रही थी कि मुझे बदनाम कर देगी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। और दीना? नकली दारू का काम दीना का नहीं, मेरा था। वो तो बस उसे चला रहा था, पैसा आने लगा तो उसकी खोपड़ी सटक गई। सारा बिजनेस कब्जा करना चाहता था। तब मैंने अमन की खबर सुनी, मुझे लगा मैं इसका फायदा उठा सकता हूं, इसलिए मैंने उन दोनों को उसी तरह मारा जिस तरह अमन को मारा गया था। अभी दिमाग मत सरका, मैंने बोला ना पैसा दूंगा करके। मैंने कब बोला हम पैसा नहीं दूंगा? अरे कितने साल से काम कर रहे हैं। और मैंने दोनों की बॉडी के पास संस्कृति रक्षक नाम से जानबूझकर मैंने चिट्ठी छोड़ी ताकि आप लोग मुझ तक ना पहुंच पाओ। दीना और प्रभा के कत्ल का केस सुलझ गया था,
लेकिन उसके सुलझने से अमन का केस और उलझ गया था, क्योंकि अगर राधे ने अमन का कत्ल नहीं किया था तो फिर अब ये कौन संस्कृति रक्षक था जो अब तक उनकी पहुंच से बाहर था, और क्या वाकई में अमन ने बलात्कार किया था? आखिरकार सुनहरी की तलाश में पुलिस उस हॉस्पिटल जा पहुंची जहां उसने बच्चे को जन्म दिया था, और जैसा कि अक्सर बलात्कार पीड़ित और उसके परिवार वाले करते हैं, बच्चे से निजात पाने के लिए उसे हॉस्पिटल में ही छोड़ दिया गया और हॉस्पिटल वालों ने उसे अनाथ आश्रम भेज दिया। पुलिस ने हॉस्पिटल से अनाथ आश्रम का पता लिया और बच्चे को रिकवर किया। सुनहरी और उसके परिवार पर दबाव बनाया और बलात्कारी का पता लगाने के लिए बच्चे का डीएनए अमन के डीएनए से मैच कराने का फैसला किया गया। मेरा बॉयफ्रेंड था मैडम, बहुत प्यार करती थी मैं उससे। प्रेग्नेंट हो गई तो मौसी ने मुझे घर से निकाल दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पेट में बच्चा लेके कहाँ जाती मैं, इसलिए अबॉर्शन करा दिया। फिर मौसी शादी के लिए मान गए और मुझे वापस घर में रख लिया। झूठ बोल रही हो तुम, हमने सारी डिटेल्स निकाली है तुम्हारी, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तुम्हारा। अमन ने जिस लड़की का रेप किया था वो तुम हो। नहीं मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मौसी ने घर से निकाल दिया और अमन का खून कर दिया। अमन ने जिस लड़की का रेप किया था वो तुम हो। नहीं मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मौसी ने घर से निकाल दिया और अमन का खून कर दिया। ये क्या बात कर रही है मैडम? हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। पाटिल मैडम, पहचानती हो इसे? अब ये बच्चा अनाथ है। खैर तुम्हारे पास तो तुम्हारे मौसी का घर है रहने के लिए, लेकिन अब इसके नसीब में अनाथ आश्रम और घर घर की ठोकरें हैं। इसका इस बच्चे के साथ कोई संबंध नहीं है। संबंध है, ये बच्चा मेरा है, मैंने पैदा किया इस बच्चे को और किसी को कोई हक नहीं बनता मेरे बच्चे को अनाथ कहने का। रेप हुआ था मेरा। कब हुआ था? पिछले नवरात्रे अष्टमी पर जब गरबा खेलने जा रही थी। क्या कहा था उसने? कह रहा था अगर तुम चिल्लाई तो गर्दन रेत देंगे। कहीं वो ये तो नहीं था? नहीं, उस दिन बहुत अंधेरा था, कुछ भी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। वो पीछे से आया और मेरे मुंह पर कपड़ा डाल दिया और उसके बाद पर इस लड़के को मैंने कई बार देखा है। जब मौसा जी ने मुझे नए गांव डिलीवरी के लिए भेजा था तब कई बार मैंने इसे रास्ते में देखा था। रानी, ये सुनहरी को तो पता ही नहीं था कि उसका रेप किसने किया है, तो ये सुनहरी के फैमिली वाले अमन का खून क्यों करेंगे? एक और तरीका है अमन ने रेप किया है या नहीं किया है ये पता लगाने का। कौन सा मैम? डीएनए टेस्ट। ये सुनहरी के बच्चे का डीएनए और अमन का डीएनए मैच कराओ। जी। मैम, इस रिपोर्ट के मुताबिक अमन का डीएनए इस बच्चे से मैच नहीं करता। इसका मतलब है रेप अमन ने नहीं किया है, किसी और ने किया है, और ये संस्कृति रक्षक का नाटक करके अमन को फंसाया गया है। हो सकता है अमन जानता हो कि रेपिस्ट कौन था और शायद यही बताने के लिए वो सुनहरी से मिला था। रानी, एक काम करो, ये अमन के सारे दोस्तों की लिस्ट निकालो। नवरात्रि में अष्टमी के दिन क्या तारीख थी वो भी देखो, और उस दिन पे अमन से किस किस की बात हुई थी सारे कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। ओके मैम। ये 4 लड़के अमन के अच्छे दोस्त हैं। राम जो कि प्रभा का बेटा है, और राकेश जो उसी मोहल्ले में रहता है। सिद्धार्थ और सौरभ बिहार के हैं, लेकिन मैं पिछले साल तक ये दोनों अमन के मोहल्ले में पीजी में रहते थे। सिद्धार्थ पूना शिफ्ट हो चुका है और सौरभ दिल्ली में रहता है, और मैं पिछले दशहरे में ये सब यहीं इसी लोकेलिटी में आसपास थे। ये सिद्धार्थ और सौरभ को उठाओ। सिर्फ इन दोनों को क्यों? ले आओ, पता चल जाएगा। यस मैम। बोल क्यों मारा तूने उसे? एक सीधे सीधे बोल, वरना 3rd डिग्री यूज करूंगा। बोल। साहब, मैंने नहीं मारा उसे। कदम चल बोल अभी, क्यों फोन किया था उसे, क्यों मारा? मैडम क्यों फंसा रहे हो मेरे को आप? मैंने कहा ना मैं बहुत टाइम से मुंबई में हुई नहीं। अच्छी बात है,
थोड़ा और पीटेगा तो याद आ जाएगा लास्ट टाइम मुंबई कब आया था। क्यों तूने उसका मर्डर किया? ये दोनों ऐसे नहीं बोलेंगे। हट! मैडम दम घुट रहा है मैडम, गला छोड़ो, गला छोड़ दो, गर्दन छोड़ो। क्या बोला तू? गर्दन? कह रहा था अगर तुम चिल्लाए तो गर्दन रेत देंगे। चिल्लाएगा तो गर्दन रेत देंगे। गर्दन रेत देंगे, यही कहा था ना तूने उससे? मैं तो उसी दिन समझ गई थी जिसने रेप किया है वो बिहार का है। अब अमन के दो दोस्त निकले बिहार के, एक सिद्धार्थ और एक तू। और सिद्धार्थ तो दिल्ली में पला बड़ा है, इसलिए वो गर्दन को गला बोल रहा था। और तू तो 2 साल पहले बिहार से आया है, इसलिए गर्दन ने पीछा नहीं छोड़ा तेरा और फंस गया। अमन के मर्डर के एक दिन पहले और एक दिन बाद तूने अपना मोबाइल बंद रखा था क्योंकि कोई ट्रैक ना कर सके। लेकिन तेरा लैपटॉप जब स्कैन किया तब पता चला कि एक दिन पहले मुंबई की ऑनलाइन टिकट बुक की थी तूने। और नवरात्रि में अष्टमी वाले दिन भी सबसे लास्ट तूने ही बात की थी अमन से। देख अब सच बोल दे, वरना तेरा डीएनए तो सच बोल ही देगा। मैडम मैं दशहरे के पहले दिन से उसे रोज देखता, फिर अष्टमी वाले दिन मैं अपने दोस्तों का वेट कर रहा, और तभी मैंने उस लड़की को जाते हुए देखा। गली एकदम सुनसान थी। चिल्लाना मत वरना गर्दन रेत दे। मैं दोस्तों के पास जाने में लेट हुआ तो अमन ढूंढते हुए मुझे वहां पर आ गया। उस वक्त तो जैसे तैसे मैंने अमन को समझाया कि इस बारे में वो चुप रहे, लेकिन फिर 4 महीने पहले उसका फोन आया। उसने बताया कि लड़की प्रेग्नेंट हो गई है और मां बनने वाली है। मैडम अमन बार बार बोलता था कि मैंने उस लड़की के साथ बहुत गलत किया। मुझे डर लगने लगा था कि कहीं वो अपना मुंह ना खोल दे। मैं मुंबई आया, शराब पीकर हम दोनों मलाड के बैक रोड पर टहलने निकल गए। कोई गलती नहीं है उसकी, लेकिन फिर भी सबसे चिपती फेर गई। कोई गलती नहीं है। बहुत गलत किया तूने सौरभ, क्या गलती थी उस लड़की की। मुझे अपने आप को बचाने के लिए संस्कृति रक्षक नाम का आइडिया है, और मैंने वो चिट्ठी इसलिए छोड़ी थी ताकि आपको लगे कि उसने रेप किया है और मर्डर पे आप लोगों का कोई ध्यान ना जाए। एक जुर्म छुपाने के लिए तूने और एक जुर्म किया। 18 साल की लड़की पर बलात्कार किया और अपने दोस्त की भी जान ले ली। तो जैसे इंसान को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अमन ने सुनहरी से हमदर्दी रखी, लेकिन वो हिम्मत नहीं दिखाई कि वो जुर्म के खिलाफ आवाज उठाता, और उसकी इसी गलती ने उसे मौत दी। समाज की नजरों में उसे बलात्कारी बना दिया और उसकी माँ और बहन को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। सौरभ को अमन के कत्ल और सुनहरी के बलात्कार के लिए, और राधे को दीना और प्रभा के कत्ल के लिए गिरफ्तार किया गया। ये दोनों इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं। जब भी कहीं कुछ गलत होता देखें तो आवाज जरूर उठाएं, बजाय ये सोचने के कि हमारा इससे क्या वास्ता, हमें इससे क्या लेना देना। क्योंकि अगर यही धारणा सबके मन में घर कर गई तो शायद जुर्म का अगला शिकार हम भी हो सकते हैं। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.